ईडी बदले की भावना से काम ना करे, फिर बीजेपी को यह बताना पड़ेगा कि उनको फंड कहाँ से आ रहा है। कोई किसी को पता नहीं। कौन पत्रकार सवाल पूछता है उसका टेटुआ दबाया जाता है। इंडोनेशिया का यदि वो G20 फ्लॉप करने का पूरा श्रेय भारत को जाता है। इसीलिए मेरा आरोप यही है कि आपको जिसने फंडिंग ली उनको पूरा उठाइए, आप उनको पेनलाइज करिए, आप उनको जेल में रखिए, आप बाकायदा ट्रेल घोषित करिए। देश के कानून सभी के लिए, कोई इम्यूनिटी नहीं है मीडिया यदि गलत काम करता है तो बिल्कुल जेल में जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी समस्या आम काट के खाते या चूस के खाते हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देशनीति के खास कार्यक्रम वीकेंड विद वानखेड़े में। सामने 2024 चुनाव है और इससे पहले हर एक बुलंद आवाज को सरकार दबाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। अगर पत्रकार सवाल उठा रहे हैं तो उनकी मुंह बंद कराने की कोशिश हो रही है। अगर विपक्षी नेता हो हल्ला मचा रहे हैं, मणिपुर अडानी पर सवाल पूछ रहे हैं, तो उन्हें भी चुप कराने की कोशिश सरकार कर रही है। और सरकार की इस कोशिश में सरकार का साथ जांच एजेंसियां दे रही है, सीबीआई और ईडी। ईडी को जो है ना, सरकार ने पूरी तरह से काम पर लगा दिया है 24 चुनाव से पहले। लेकिन सवाल उठेगा और उठ भी रहा है कि क्या वाकई सरकारी जांच एजेंसियां ईडी और सीबीआई निष्पक्ष होकर काम कर रही है? क्या 2024 की डर से मोदी जी घबराए हुए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या देश में अघोषित इमरजेंसी लागू कर दिया गया है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर एक बार मौजूद हैं जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। 2024 चुनाव नजदीक है, उससे पहले 2023 विधानसभा चुनाव है। ईडी को कहीं ना कहीं काम पर लगा दिया गया है। क्यों लगाया गया ये आप जानते हैं, हम जानते हैं, आज जनता भी जानती है बहुत अच्छे से। लेकिन सवाल यह है कि 2017 के बाद से जिस तरह से ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई, तमाम जांच एजेंसियों के बीच एनआईए हो, सीबीआई हो, सबसे ज्यादा पावरफुल ईडी है। क्या बदले की कार्रवाई सरकार कर पाएगी ईडी के जरिए? क्या इसके लिए ईडी की शक्तियां बढ़ाई गई 2017 के बाद से? ईडी के पास तो शक्तियाँ थी पहले से ही, क्योंकि चिदम्बरम जब साहब का ये बिल था, जब ईडी का जो अमेंडमेंट हुआ और जिसकी वजह से ईडी डेडली हो गई। ईडी और सीबीआई में बेसिक फ़र्क ये है कि सीबीआई राज्य में आए कि नहीं आए ये राज्य सरकार तय कर सकती है। ईडी के मामले में ये प्रोरोगेटिव राज्य सरकार का नहीं है, इसीलिए ईडी उन्मुक्त संचार करती है पूरे देश में। ईडी के साथ जो मनी लॉन्ड्रिंग का खेल है, उसमें 50,000 रुपये का भी पैसे का हिसाब इधर उधर हो गया तो मनी लॉन्ड्रिंग लगा सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के साथ टेररिज्म का एक्ट साथ में जुड़ के आता है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म मनी अलग था, ये नए अमेंडमेंट में जब एक हो गया तब से हर मनी लॉन्ड्रिंग का केस टेररिज्म के साथ जुड़ता है और फिर जमानत मिलने में देरी होती है। ये सवाल है ईडी कर क्या रहा है इतने दिनों से। ईडी 2014 से जो ईडी का प्रारूप बदला है, ईडी शक्तिशाली तब भी थी, आज भी है, लेकिन उस शक्ति का उपयोग आप किस लिए करते हैं? सही कामों के लिए करते हैं, गलत कामों के लिए करते हैं। यदि ईडी का उपयोग आपने बदले की भावना से की, ईडी का उपयोग आपने अपने विरोधियों को चुप करने में किया, तो फिर ये गलत है। और ये आरोप मैं नहीं कह रहा हूँ। हाल ही में M3M जो बिल्डर है, उनके केस में ईडी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का जो बोपन्ना साहब का बेंच था, उन्होंने ये टिप्पणियां नहीं की, ये निर्देश दिए हैं कि ईडी प्रामाणिकता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ करे काम, निरपेक्षता से करे और ईडी बदले की भावना से काम ना करे। जब ईडी को ईमानदारी से काम करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जब ईडी को ट्रांसपेरेंसी के निर्देश दिए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, जब ईडी को ये बोला जाता है कि बदले की भावना से आप काम ना करें, इसके मायने ये है कि ईडी ये काम करते आ रही है। उसके बाद लेटेस्ट केस, क्योंकि ये भी लोगों के जहन में होगा इसलिए मैं लेटेस्ट केस का रेफरेंस दे रहा हूँ। लेटेस्ट केस मनीष सिसोदिया के केस में हुआ। मनीष सिसोदिया के केस में सर्वोच्च न्यायालय के खन्ना साहब के बेंच ने ये पूछा
ईडी को कि मनी लॉन्ड्रिंग का यूएपीए लगाया, तो मनी लॉन्ड्रिंग है कहाँ? मनी नहीं तो लॉन्ड्रिंग कैसा हुआ? देयर हैज टू बी अ कैश ट्रांजैक्शन। उन्होंने कहा कि इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस में ये थे। उन्होंने कहा कि प्रोसेस में होने से क्रिमिनल कैसा होता है आदमी? फिर सर्वोच्च न्यायालय ने दलील दी, यदि कोई किसी को किडनैप करता है और फिरौती की रकम मांगता है, वह फिरौती नहीं पहुंचने के बाद भी, पैसे का लेन देन नहीं होने के बाद भी किडनैपिंग इटसेल्फ इज अ क्राइम, इसलिए वो प्रोसेस भी क्रिमिनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक शराब की नीति पास की। अब जब भी कोई नीति पास होती है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इससे कुछ लोग दुखी होते हैं, कुछ लोग सुखी होते हैं। जो दुखी होते हैं वो लॉबिंग करते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं। तो यदि उनके कहने से यदि हम ये काम करने लगे तो देश में कोई भी सरकार कोई नीति बनाएगी नहीं, क्योंकि कोई भी नीति के दो पहलू होते हैं। उन्होंने कहा कि वेयर इज मनी। आपने कहा 100 करोड़ गोवा में पैसे किसी और के पास, खर्चा किसी और ने किया, किसी और के लिए किया, मिला किसी और को। मनीष सिसोदिया कहाँ है? उन्होंने कहा कि ये तो मेरे पास जमानत के लिए आए हैं। यदि ये ट्रायल कोर्ट में पहले दिन, जिस दिन क्रॉस एग्जामिनेशन हो जाएगा, उस दिन तो ये केस फ्लॉप हो जाएगा। इसके मायने ये है कि मनीष सिसोदिया जो इतने दिन से जेल में हैं, उनके खिलाफ कोई प्रूफ ही नहीं है। संजय सिंह की गलती है कि संजय सिंह ले गए मनीष सिसोदिया से मिलने अरोड़ा को। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपके पास मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक ही चार्ज है कि एक सरकारी गवाह है, उसने कहा कि मैंने दिए। पहले दिन उन्होंने कहा कि उसने कहा कि 32 लाख का चेक दिया। किसको दिया? आम आदमी पार्टी के नाम दिया। तो इसमें आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाई है। मनीष सिसोदिया कहाँ से पार्टी हो गया? क्या आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाएगी ईडी? बहुत दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि यदि ईडी ने आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाया तो इस देश में एक भी राजनीतिक दल नहीं है जो ईडी के रडार पे नहीं आ सकते और वो पार्टी नहीं बन सकते। क्योंकि जो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने लिए है वो किससे लिए, ये भी सामने लाना पड़ेगा। और जो इलेक्टोरल बॉन्ड अपने लिए है उसके एवज़ में उस ठेकेदार को क्या काम दिया? उसने रिश्वत के तौर पे तो आपको नहीं दिए। ये जब सारी चीज़ें खुल के बाहर आएगी तो ये पेंडोरा बॉक्स खुलेगा। मुझे नहीं लगता कि ईडी ऐसा करेगी। लेकिन सीबीआई ने अभी तक, मतलब सीबीआई का रिकॉर्ड इतना वाहियात रहा है पिछले कई दिनों से कि यदि यूपीए और एनडीए की बात करें, 2004-2014 की बात हम करें, तो जिस अनुपात में, मतलब जिन सरकार ये नेताओं पे, जितनी विपक्ष के नेताओं ने, जो नेताओं पे, पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ पे जो रेड हुई है ईडी की, वो उसमें से 60% विपक्ष पे हुआ करते थे जब यूपीए में सरकार थी। 2004 से 2014 तक की बात करें तो 2014 से 2022 तक ये आंकड़ा 95% है। मतलब 95% आपको विपक्ष के ही लोग मिलते हैं। ईडी का रेट प्रोसिक्यूशन का बहुत ही वाहियात है। ईडी हज़ारों जगह पे दबिश देती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, कुछ 6-7-8 हज़ार पे दबिश दी, चार्जशीट बनी, रेड की चार्जशीट बनी तो 4-5 हज़ार पे, केस जाते हैं 25 और उसमें से फिर 2-3 लोगों को सज़ा होती है। फिर वो भी लो प्रोफाइल केसेस है, उसमें कोई हाई प्रोफाइल केसेस नहीं है। इसके पहले ईडी ने जो संजय राउत को अरेस्ट किया था, महाराष्ट्र का गृह मंत्री, बहुत बड़ा पोस्ट होती है एक राज्य का गृह मंत्री होना, उनको 1 साल तक जेल में रगड़ा। जब उनको छोड़ा, जब उनकी ज़मानत मिली, तब भी न्यायालय ने यही टिप्पणी की थी कि ईडी का केस कहाँ बनता है। महाराष्ट्र में तो बहुत हास्यास्पद था, उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे 100 करोड़ की वसूली का, इन्वेस्टिगेशन हुआ 9 करोड़ का, चार्जशीट में जो उन पे आरोप लगे वो 1 करोड़ 40 लाख के। तो ये ईडी की बेबसी दिखती है कि ईडी जो सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न न्यायालय से तो लताड़ खा रही है, जो जूते खा रही है, वो इसीलिए खा रही है क्योंकि को घुमा फिरा के ईडी के लिए प्रॉब्लम ये है कि सरकार का मानना ज़रूरी है। अब समझ में आता है कि ईडी के संजय मिश्रा के लिए सरकार क्यों बार बार गुहार लगा रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि आपको ऐसे अधिकारी चाहिए ईडी में जो आपका आदेश आंख बंद करके माने। ये सोचते, यदि उन्होंने कल बोल दिया कि आज भाई अशोक वानखड़े को उठा लो, तो ईडी अशोक वानखड़े को उठा लेती है बगैर ये जाने कि क्यों उठाना है, क्या उठाना है। यूएपीए ठोक दिया, अशोक वानखड़े 1 साल तक जेल में रहेंगे। जब तक जमानत की बात आएगी, कोर्ट तक बात आएगी, तब पता पड़ेगा कि इनके खिलाफ तो कोई चार्जेस ही नहीं थे।
जमानत हो जाएगी, उसके बाद एक केस चलता रहेगा 10-15 साल, 15 साल बाद छूट जाएंगे। लेकिन जो उत्पीड़न है, जो अशोक वानखेड़े को चुप करने की एक तरह है, वो तो आपने चुप कर ही दिया। आपने एक अनिल देशमुख का पॉलिटिकल करियर करीब करीब ख़त्म कर ही दिया। ये बात अलग है कि वो छूटने के बाद फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने उनको एक अच्छी जगह दी और लगातार उसका उपयोग कर रहे हैं। संजय राउत जेल में छूटे, तब भी कोर्ट ने कहा कि भाई इनको क्यों दिया। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। 2004 से 2014 तक 112 जगह पे दबिश दी गई, जिसमें 5,346 करोड़ रुपए अटैच्ड हुए, प्रॉपर्टी अटैच्ड हुई। 2014 से 22 तक 5,010 जगह पे दबिश दी गई और 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के एसेट अटैच हुए। ये अटैच हुए एसेट भी बड़े डाइसी होते हैं। ये अटैच हुए बाद में कोर्ट से सब छूट जाते हैं। तो फिर ईडी ने क्या किया? यदि आप बात करें यूपीए के दौरान कि टोटल 26 नेताओं पे 2004 से 14 तक 26 राजनीतिक नेताओं पे केसेस चले, उनमें से 14 विपक्ष के थे। इसका मतलब 53%। ये यूपीए का, कांग्रेस नेतृत्व की सरकार का रिकॉर्ड है। उसके बाद जो इसमें हुआ, ये 124 नेताओं पे दबिश हुई, मतलब केस बने। 118 विपक्ष के हैं, 95% है। ये आंकड़े सीधे सीधे बताते हैं कि आपने यदि 5,000 लोगों पे दबिश दी, रेड की, प्रताड़ित किया, लेकिन तुम्हारा प्रोसिक्यूशन कितने लोगों का हुआ? 3 या 4 केस में हुआ और उनको सज़ा मिली। और जो 4 केस के हैं उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। कोई छोटे मोटे व्यापारी थे जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले थे, हवाला वाले थे, उसको आपने अरेस्ट कर लिया और उनका केस एंड तक ले गया। तो कुल मिला के वर्तमान में केंद्र सरकार के पास यदि सत्ता में वापस आना है 2024 में, तो ईडी के सिवा कोई शस्त्र नहीं लगा। जब मैं और आप अभी बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में दिल्ली, मुंबई और रायपुर में, छत्तीसगढ़ में एक गेमिंग ऐप को लेकर लगातार रेड चल रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईडी की रेड चल रही है। दिल्ली में चल रही है महादेव ऐप को लेकर, मुंबई में चल रही है और छत्तीसगढ़ रायपुर में चल रही है। ये महादेव ऐप पे रेड होना मैं गलत नहीं मानता, लेकिन नाम महादेव ऐप का है और टारगेट जो हो रहा है वो कांग्रेस की सरकार है। उनके नेताओं को, उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को, उनके दोस्त परिवारों को घेरने का प्रयास होता है। न्यूज़ क्लिक का मामला हो गया। मैं मानता हूँ कि न्यूज़ क्लिक ने यदि चाइना से फंडिंग लिया होगा और आपको पास ट्रेल है तो आप करिए। मतलब मीडिया, मैं नहीं मानता कि मीडिया कोई अछूत है। इस देश के कानून सभी के लिए, कोई इम्यूनिटी नहीं है मीडिया को। मीडिया यदि गलत काम करता है तो बिल्कुल जेल में जाना चाहिए। लेकिन जो लोग वहाँ नौकरी करते हैं उनका क्या दोष? उनको ये थोड़ी मालूम था। आज आप यहाँ नौकरी कर रही है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, हमें ये थोड़ी मालूम है कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम बात कर रहे हैं उनको कहाँ से फंडिंग आता है। यदि उन्होंने कल गलत फंडिंग लिया तो उसमें आपका और मेरा दोष क्या है? हमें क्यों प्रताड़ित करना चाहिए? हम उस सवाल पर जाएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को आप आरोपी बनाइए। यहाँ पर नेता सांसदों को आरोपी बनाकर कोई फायदा नहीं है। घोटाला होता है, घोटाले का जो रकम है, अगर शराब घोटाला हम ले लें तो 144 करोड़ के लगभग घोटाले हुए और इस फंडिंग को आम आदमी पार्टी ने किसी दूसरे राज्य के चुनावी प्रचार में खर्च किया। तो इसमें सबसे बड़ा आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लगेगा, क्योंकि कैग जो सरकारी संस्था है उन्होंने पिछले कुछ महीनों में कम से कम 7 घोटाले का उजागर किया है जो मोदी सरकार पर लगा और करीब करीब रकम जो है वो 4,500 करोड़ का है। तो क्या 4,500 करोड़ भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव प्रचार में यूज करेगी? नहीं, मेरा सवाल यही है कि ये चंदा मिला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा जो 100 करोड़ गोवा में खर्चा हुए, क्या वो सब शराब घोटाले के ही थे क्या? इसका क्या है आपके पास? हास्यास्पद ये है कि सरकारी वकील बोलते बोलते ये बोल गए कोर्ट के सामने कि सर ये नेता लोग बड़े शातिर होते हैं और ये सामने इतने फ्रंट मैन रखते हैं कि बड़ा मुश्किल है ट्रेल करना। तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा फिर ईडी का नाम क्या है? ईडी का काम क्या है? ईडी का काम यही तो है, ये जो फ्रंट लोग हैं उनको पकड़ के पीछे तक आना।
आपके पास फ्रंट का तो कोई आदमी नहीं, आप जबरदस्ती नेताओं को उठा के बिठा दिया अंदर। क्या है प्रूफ? देयर इज मनी, देयर इज नो मनी, देयर इज मनी लॉन्ड्रिंग, हाउ इट इज पॉसिबल? तो वही मैं पूछ रही हूँ कि वो केस फिर बीजेपी पर सभी पे। मैंने ये कहा आपको, मैंने यही कहा कि यदि कल कोर्ट को इन्होंने कहा कि हम आम आदमी पार्टी को पार्टी बनाएंगे, तो फिर कोई भी आदमी फिर कोर्ट में चला जाएगा कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में या गुजरात के चुनाव में बीजेपी ने इतने करोड़ रुपए जमा किए और 1 करोड़ रुपए अडानी ने दिए क्योंकि अडानी को पोर्ट दिए। फिर आप इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला पूरा, फिर आपको क्या करना, आपको नोटिस देना पड़ेगा। फिर बीजेपी को यह बताना पड़ेगा कि उनको फंड कहाँ कहाँ से आया, किसने किसने दिया और वो पैसा उन्होंने कैसा कैसा खर्चा किया। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सामना करने की बात आती है तो सब पार्टियां चुप होती हैं। ये हमको बुरा गया था, मतलब बड़े शातिरता से, मैं माफ़ी चाहूँगा, जो लोग हमारे बीच में नहीं हैं उनके बारे में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब रेफरेंस देना होता है तो मजबूरी भी होती है। जैसे इमरजेंसी की रेफरेंस आती है तो इंदिरा गांधी का नाम लेना ज़रूरी हो जाता है। अरुण जेटली ने यह कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाने से हम एक ट्रांसपेरेंसी करेंगे। कौन सी ट्रांसपेरेंसी हो गई इसमें? इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है उद्योगपति, वो सिर्फ एसबीआई को मालूम है जहां से वो खरीदता है। वो किसको देता है ये किसी को पता नहीं। जो इलेक्टोरल बॉन्ड कैश करता है वो बताता नहीं कि मुझे किससे मिले हैं। सिर्फ एसबीआई को पता है किसने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए। और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में भी तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड मिल जाता है। तो जिस दिन ईमानदारी की बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहे, चाहे राहुल गांधी कहे, चाहे समाजवादी पार्टी कहे, चाहे येचुरी साहब कहे लेफ्ट के, मेरी सभी से अपील है, यदि आप वाकई ईमानदारी चाहते हैं तो आप आपके पार्टी का मिलने वाला फंडिंग पब्लिक करिए। बताइए किस उद्योगपति ने कितना दिया। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि ईडी जो अभी कार्रवाई कर रही है, सामने 2024 चुनाव है, ये तो बस संजय सिंह और मनीष सिसोदिया तक तो रुकेगी नहीं ईडी, तो इस लिस्ट में और कौन कौन नेता शामिल हैं? आपको ताज्जुब होगा और मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा कि यदि 2024 के चुनाव आते आते 60 से 70% एनडीए गठबंधन के नेता जेल से चुनाव लड़े तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। ये आपातकाल जैसी स्थिति में हम जा रहे हैं, वो घोषित था, ये अघोषित है। कोई किसी को पता नहीं कौन पत्रकार सवाल पूछता है उसका टेटुआ दबा जाता है, कौन नेता वोकल होता है उसका दबाव दिया जाता है। पहले मुझे लगा नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने लगे और लग रहा था चलो ठीक है, भले ही विपक्ष पे काज गिरती है लेकिन भ्रष्ट लोग तो बाहर आते हैं। आज ये लोग विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को निकालेंगे, विपक्ष सत्ता में आएगा तो इनमें से भ्रष्टाचारियों को निकालेंगे। इस प्रोसेस में देश साफ होगा, राजनीति में से भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन दुर्भाग्य, मतलब इतना बड़ा हतोत्साहित में कभी नहीं हुआ जब मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर भ्रष्टाचारियों को गले लगाना शुरू कर दिया। जिस हेमंता विश्व शर्मा के नाम पर 1 सप्ताह तक, 1 महीने तक सेशन चलने नहीं दिया आसाम में, इतने भ्रष्टाचार के आरोप सीबीआई, ईडी सब लग गई थी, आज वो उनके मुख्यमंत्री हैं। नारायण राणे जिसके खिलाफ पूरे दिन भर डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते रहे तुम्हारे देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में, उनके खिलाफ वो आज कैबिनेट में मंत्री है। 4 दिन पहले जिस अजीत पवार को आपने 70,000 करोड़ का सिंचर घोटाला और कोऑपरेटिव घोटाला महाराष्ट्र का उजागर किया भोपाल में, 4 दिन बाद वो आपके उप मुख्यमंत्री है। और अमित शाह कहते कि दादा आप पहले क्यों नहीं आए। अरे बाप रे बाप। सुनील तटकरे, छगन भुजबल, ये लोग जिनके ऊपर ईडी के केसेस चल रहे हैं। अजीत पवार की 1400 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अटैच है ईडी को, वो यदि आपके मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर काहे के भ्रष्टाचार की लड़ाई भाई। आप तो ईडी से हाका लगा रहे। पुराने जमाने में राजा महाराजा जब शिकार करते थे तो वो किसी मचान में बैठते थे और बेचारे सेवक लोग ढोल पीट के वो जानवरों को खदेड़ खदेड़ के उस मचान की तरफ लाते थे।
जब जानवर मचान के सामने आता था तो ऊपर से राजा बंदूक से गोली मारते थे, जानवर मर जाता था, नीचे उसके ऊपर राइफल रख के फोटो खींचते थे। तो आज के डेट में क्या हो रहा है, ईडी हाका लगा रहा है, ये सारे भ्रष्टाचारियों को भगा भगा के जंगल में एक जगह इकट्ठा कर रहा है। और ये जो मचान पे बैठे हैं बीजेपी के नेता, ये उनके गले में बीजेपी का गमछा डाल के उनको अपने पार्टी में ला रहे हैं। क्या ईडी के वजह से, मतलब ईडी ज्यादा अमित शाह और जेपी नड्डा से ज्यादा कारगर तो ईडी साबित हुई। उन्होंने कर्नाटक की गवर्नमेंट इनको दिलवाई, उन्होंने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इनको दिलवाई, उन्होंने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट इनको दिलवाई, उन्होंने यूपी में इनकी सरकार बनवाई मायावती को चुप करके। ये तो पॉलिटिकल टूल करके यूज कर रहे हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को, और ये दिखता है सामने। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का ये भ्रष्टाचार की लड़ाई का जो वाक्य था वो शगुफा निकल गया, वो तो बलून निकल गया, फट गया वो। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के भ्रष्टाचारियों को गले नहीं लगा सकते, क्योंकि आपका ये मानना है कि भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी ये भाजपा का चोला पहन के ही सदाचारी बनते हैं। यदि ये आपका डेफिनेशन है, हम इसको मानते नहीं, क्योंकि समाज में एक बार भ्रष्टाचार करने वाला ये भ्रष्टाचार का आदी है, वो भ्रष्टाचारी ही रहेगा। व्याभिचार करने वाला व्याभिचारी ही रहेगा, चाहे फिर आपका सांसद हो, आपको 4 चुनाव जितवाता हो उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसने जो किया है वो अक्षम्य है और उसकी बात होनी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि इस लिस्ट में अभी कौन कौन से नेता सामने हैं? क्या अभिषेक बैनर्जी है? क्या हेमंत? इसमें अभी आप ऊपर से शुरू करेंगे तो अब बिहार है इसमें। बिहार में लल्लन सिंह और जो ये जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार के नज़दीकी लोग हैं, अब उनको घेरा जाएगा, उनको जेल में डाला जाएगा, नीतीश कुमार को बदनाम किया जाएगा। फिर आप बंगाल आ जाइए, बंगाल में अभिषेक बनर्जी का जेल इनको 100% डालेंगे। फिर आप इधर आ जाइए दिल्ली, दिल्ली में तो आपने देख ही लिया क्या हो रहा है। आप वही दिल्ली, वही आम आदमी पार्टी का वही खेल होगा, वहाँ पे भी भ्रष्टाचार की बात होगी। फिर आप राजस्थान में आइए, अशोक गहलोत का भाई ऑलरेडी ईडी के रडार पे हैं। फिर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में आइए, फिर कमलनाथ को एक बार परेशान करेंगे। फिर आप छत्तीसगढ़ में जाइए, बघेल को अंदर करेंगे। फिर आप तेलंगाना में जाइए, तेलंगाना में मुझे लगता है केसीआर की बेटी या बेटे को उठा लेंगे। उसके बाद आप तमिलनाडु में जाइए, तमिलनाडु में स्टैलिन का मंत्री और विधायक ऑलरेडी, मंत्री और सांसद ऑलरेडी रडार पे है, उनके ऊपर रेडी चली रही है, उनको उठा लिया जाएगा। बचा कौन है? महाराष्ट्र में देखिए आप, फिर उद्धव ठाकरे के परिवार को घेरा जाएगा, शरद पवार के बचे हुए लोगों को घेरा जाएगा। बचा कौन है? ये तो साफ है कि बदले की कार्रवाई चल रही है। बदले की कार्रवाई नहीं, खच्चीकरण की कार्रवाई चल रही है। बदले की कार्रवाई क्या हो सकती है? स्टैलिन का क्या बदला ले रहे हो आप? स्टैलिन आपकी राजनीति कर रही है, आपकी पार्टी है ही नहीं वहां पे तमिलनाडु में। शायद इंडिया अलायंस। हाँ, ये खच्चीकरण है। आप अपनी लाइन बड़ी नहीं कर सकते तो दूसरे की लाइन छोटी करो, ये बहुत ही संकुचित विचारधारा है। और ये विचारधारा उसकी है जो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। आपने 2014 से लेके 2023 तक उपलब्धियों के नाम पे आपके पास क्या है? क्या है उपलब्धियां? कुछ भी नहीं है। चंद्रयान, वो आपकी उपलब्धि कहां से हो गई? G20 तो उपलब्धि है ही नहीं। G20 का जो सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित हुए वो तो चाइना और रशिया के सामने घुटने टेक के हुए। वही चाहते थे वो जो हुए। इंडोनेशिया में यदि इसके पहले G20 का सर्वसम्मति नहीं हुआ, उसके लिए भारत जिम्मेदार था। इंडोनेशिया रो रो के बता रहा था कि आपको यूक्रेन और उसकी बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा पॉलिटिकल फोरम नहीं है, इकोनॉमिकल फोरम है। तब भारत ने एक नहीं सुनी। इंडोनेशिया का यदि वो G20 फ्लॉप करने का पूरा श्रेय भारत को जाता है। आज भारत जो इंडोनेशिया में बोल रहा था, अब क्यों चुप्पी साधे हुए था? क्योंकि आपने घुटने टेक दिए चाइना और रशिया के सामने। जैसे आपने पहले ही जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-4 दिन पहले ही ये कहा, ईडी को एक तरह से कड़ी नसीहत दी कि निष्पक्षता और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है, और उसके बिल्कुल दूसरे दिन ही संजय सिंह की गिरफ्तारी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बदले की कार्रवाई के बिना ईडी को बहुत निष्पक्ष होकर काम करने की ज़रूरत है, पारदर्शिता रखने की ज़रूरत है, उसके दूसरे दिन इस तरह से संजय सिंह की गिरफ्तारी, क्या ये नहीं दिखाता कि अब सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी से भी ना सरकार को फर्क पड़ता है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को ईडी या कोई भी सरकार तवज्जो देती है?
ईडी सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा अपने आकाओं की बात मानेगा। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी तब जाता है जब उनके सामने केस जाता है, लेकिन अपने आकाओं के सामने उनको रोज़ रिपोर्टिंग करनी होती है। वो हिज मास्टर्स वॉइस है। सुप्रीम कोर्ट संविधान का कस्टोडियन है। सुप्रीम कोर्ट इस देश में कानून का राज चले, इसके लिए प्रहरी बना हुआ है। वर्तमान में जो सत्ता में है वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के चोले में तानाशाही प्रवृत्ति से इस देश में राज करना चाहते हैं। और जब तानाशाही प्रवृत्ति से आप राज करते हो तो सबसे पहले दमन विरोध का होता है। हिटलर ने जूस को इसलिए मारा था कि जूस से उसको विरोध था। हिटलर के समय कई जूस पनपे भी है, कई लखपति करोड़पति भी बने हैं। सैंडलर्स लिस्ट करके एक जो फिल्म आई है, बेहतरीन फिल्म है, वो देखिए, आपको पता पड़ेगा कि कैसे जूस उद्योगपति और बड़े बड़े व्यापारी पैसे के बल पे इसी हिटलर के लोगों के साथ दोस्ती रखती थी और उनको कुछ नहीं होता था, क्योंकि जो साथ में है वो बच जाएगा, जो विरोध करेगा उसको हम नेस्तनाबूद करेंगे। लेकिन ये लोकतंत्र है। मैं बार बार कहता हूं, ये किसी का सोच हो सकता है। 143 करोड़ का ये देश, जिसे हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, इस भारतवर्ष को बहुत सीना चौड़ा करके, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी का जो बेस है, जो आत्मा है, वो 143 करोड़ लोग हैं। और 143 करोड़ लोग इस देश में तानाशाही चलने नहीं देते। इंदिरा गांधी आई थी, पढ़ी लिखी थी, बहुत बड़ा नाम था, सालों राज कर रही थी। जिस दिन तानाशाही प्रवृत्ति की तरफ गई, इस सरकार देश ने उखाड़ के फेंक दिया। वर्तमान सत्ता तो उनसे बहुत कम पढ़ा लिखा है, उनके सामने तो अनपढ़ है। इनका जो आक्रोश है जनता का, वो मतपेटी से बाहर निकलेगा। यही कारण है कि हिमाचल, कर्नाटक, दिल्ली आप हारे हैं। आने वाले 5 राज्यों में आपको हार सामने दिख रही है। लगातार 8 हार, चुनाव की हार, ये इस देश का मानस रेखांकित करता है कि देश क्या चाहता है। फिर जब तक आपके हाथ में सत्ता है, आप कर लीजिए। सत्ता परमानेंट किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र है। या तानाशाही को जगह नहीं। हाँ, कुछ देर आप 5 साल के लिए आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन 5 साल के बाद जब जनता के सामने आप आते हो, जनता हिसाब पूछती है। जैसे आप विरोध की बात कर रहे हैं कि कोई भी मोदी सरकार के विरोध में बात करेगा उसे दबाया जाएगा, तो उसमें जैसे विपक्ष है, उसी तरह से हम देख रहे हैं पत्रकार हैं। कोई भी पत्रकार अगर मोदी जी से या सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखता है तो वक्त नहीं लगता कि उन पर यूएपीए लग जाता है। अगर न्यूज़ क्लिक का मामला अगर हम देख लें, कोई अगर चीनी फंडिंग इसमें शामिल है तो वाकई कार्रवाई हो इस पर। लेकिन वही चीनी फंडिंग, या कहा जाए कि चीनी कंपनी जब पीएम केयर फंड में पैसा डालती है, या 2019 चुनाव में मोदी जी टिकटॉक, लाइकी जैसे तमाम चीनी ऐप पर मतलब अरबों करोड़ खर्च करते हैं सिर्फ चुनावी प्रचार के लिए, और बाद में उसी कंपनी को ये कहते हुए बैन किया जाता है कि इसने हमारी डेटा चोरी की, मतलब सिक्योरिटी सेफ्टी की धज्जियां उड़ जाती है, तो वहां पर हम यूएपीए बीजेपी सरकार पर लगा नहीं सकते, या उस जगह पर ये जो है कि देश विरोधी बात नहीं आती है। ये सिर्फ जो मोदी सरकार से सवाल पूछेगा उन पर ही यूएपीए लग सकता है। देखिए, मोदी सरकार मीडिया फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको विरोध का स्वर या सवाल सुनने की आदि नहीं है। ये ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने अभी तक इस देश में एक भी पत्रकार वार्ता नहीं ली। पहले प्रधानमंत्री होंगे देश आज़ाद होने के बाद से, इस करीब करीब 10 साल के कार्यकाल में। इनको इंटरव्यू भी देना होता है तो ये किसी बॉलीवुड के एक्टर को बुला के उसे स्क्रिप्ट दे के उससे ये सवाल पूछवाते हैं, और जितनी जिसकी सोच होती है वैसे सवाल होंगे फिर, क्योंकि उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी समस्या आम काट के खाते या चूस के खाते हैं। तो वो सवाल अक्षय कुमार पूछता है और इसका जवाब देते हैं खुश होकर प्रधानमंत्री। फिर आपके पास पर्स है कि नहीं है, ये एक दूसरा सवाल है, इस पे भी प्रधानमंत्री बड़ा दिल खोल के बोलते हैं।
सवाल फंडिंग का है। मैं थोड़ा यहाँ पे एक डिफ़र करता हूँ। कोई कंपनियाँ भारत में काम कर रही हैं, चीनी कंपनियाँ। हमारा देश खुला आर्थिक हमारे यहाँ खुला परिवेश है। विभिन्न देशों के मल्टीनेशनल्स हमारे यहाँ काम करते हैं। कोई कंपनी हमारे यहाँ काम करती है, उसका फंडिंग पीएम केयर पे आता है या किसी इससे आता है, तो मैं उतना बड़ा गुनाह नहीं मानता। लेकिन ऐसा कोई शख्स जो चीनी एजेंसियों के लिए काम करता हो, चीन के ऐसे विभाग के लिए काम करता हो जो चीनी प्रोपेगेंडा करने का काम यूरोप अमेरिका में करता हो, यदि उससे ये फंडिंग आती है तो फंड लेने वालों को भी थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए कि कल यदि मुझे पाकिस्तान से फंडिंग आया कि हम पाकिस्तान से ऐसी एक सोसाइटी है कि हम डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं और आप वहाँ डेमोक्रेसी का आवाज़ उठाते हैं, इसलिए मैंने आपको फंडिंग किया, क्योंकि वो मेरे दुश्मन देश के वहाँ का एनजीओ है, ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं उसका डिटेल जांच पड़ताल करूं, तभी मैं फंडिंग लूं। तो आपको ये देखना होगा कि कहीं आपका उपयोग नोइंगली और अननोइंगली आपके दुश्मन तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक शब्द कॉइन हुआ था, द फोर्थ कॉलम। वो फोर्थ कॉलम क्या था? आपके दुश्मन देश के अंदर बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलाकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील, इनको अपने सरकार के खिलाफ बार बार बुलवाना। तो जब ये इंग्लैंड ने किया जर्मनी में, तो जर्मनी में जो लोग ये बोल रहे थे वो हिटलर के खिलाफ बोल रहे थे, वो इंग्लैंड के फेवर में नहीं बोल रहे थे। लेकिन इनडायरेक्टली मदद इंग्लैंड को हो रही थी, क्योंकि देश के अंदर ही हिटलर के खिलाफ एक मत बनना शुरू हुआ था। ये बहुत ही थिन लाइन है। मैं भी सबसे बड़ा क्रिटिक मोदी जी का यदि आज मैं अपने आप को मानूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। देश नीति भी सरकार को सवाल पूछती है, लेकिन फिर ये सवाल हमने तब भी पूछे जब यूपीए सरकार में थी। जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पे भी हम सवाल पूछते हैं। जब जब बघेल साहब कहते हैं कि ईडी का प्रकोप हम पे हो रहा है, तब तब हम कहते हैं कि देश में सबसे भ्रष्ट राज्य कोई होगा तो छत्तीसगढ़ है। क्योंकि जिस बघेल साहब ने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते हुए जिन 2 अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड करके इनके ऊपर कार्यवाही की जाए, जिन 2 अधिकारियों के नाम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, वही 2 अधिकारी उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके ब्लू आइड बॉय बन के सरकार में रहते हैं, तो फिर या तो वो तब भ्रष्टाचार की लड़ाई झूठी थी या आज आप भ्रष्टाचार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। मैं टूटे और शुक्ला की बात कर रहा हूं, जो वहां पे एक बहुत बड़ा नान घोटाला हो गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें आरोपी थे और इन्होंने पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छेड़ा था उन दोनों के खिलाफ। आज वो दोनों उनके ब्लू आइड बॉय हैं। एक तो रिटायर्ड होने के बाद फिर उसको रख लिया अपने साथ। जब मैं ये सवाल पूछता हूं बघेल जी को, तो फिर बघेल जी के पास जवाब नहीं होते। तो हम छत्तीसगढ़ में यदि दलितों पे अत्याचार होते हैं तो राजस्थान गवर्नमेंट को सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। मैं सिर्फ यूपी में नहीं पूछूंगा, गुजरात में नहीं पूछूंगा। मेरे लिए यूपी, गुजरात और राजस्थान कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए दलितों पे होने वाले अत्याचार फर्क पड़ते हैं। आज ऐसे कई यूट्यूब के पोर्टल्स हैं जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खुल के बोल रहे हैं। उनमें से कुछ तो महिमा मंडन करते हैं कि हम पहले 2 में आ गए, हम पहले 3 में आ गए, व्यूवरशिप हमारी सबसे ज़्यादा हो गई है, देश का हमको बहुत प्यार मिल रहा है। वो अपने एम्प्लॉयज को कहते हैं कि अडानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं जाएगा। कितने यूट्यूब पे भी पोर्टल है जो अडानी को खुल के, मतलब जो नाम है यूट्यूब पे, गिने चुने 10 नाम है यूट्यूब पे, उन 10 नामों में से आप लोगे तो उसमें से 7 नाम ऐसे मिलेंगे जो अडानी जी के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। क्यों? सवाल ये है।
मेरा सवाल ये था आपसे कि तो वाकई- मैं न्यूज क्लिक को जो फंडिंग मिला, कारपोरेट सेक्टर का फंडिंग आता है, विदेश से यदि न्यूज में फंडिंग आता है, देखिए न्यूज, डिफेंस, ये बड़े मीडिया डिफेंस से बड़े फ्रिजाइल एरिया है। डिफेंस में चाइनीज कंपनी अपने यहाँ यदि कोलैबोरेशन करती है कोई तोप बनाने की, तो अपने देश को 2 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे दुश्मन देश की कंपनी है, हम उनके खिलाफ कुछ के साथ कैसे कर सकते हैं। तो हमेशा डिफेंस से दूरी रखा है। चाइना इतने जगह एयरपोर्ट खरीद रही है, चाइना आसपास के देश में, श्रीलंका से लेकर मालदीव्स तक चाइना के पास एयरपोर्ट से, पोर्ट से, सी पोर्ट से। भारत में भी चाइना आ सकती थी सी पोर्ट लेने के लिए, क्यों नहीं दिया हमने सी पोर्ट चाइना को। तो आप फंडिंग किससे लेते हैं, खासकर मीडिया में आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। हमारे जैसे जो पत्रकार हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं, हमें ये बहुत देखना होगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं। हम तो बात वही करेंगे। आज मोदी जी को सवाल पूछेंगे, ईडी की प्रकोप पीड़ा से ग्रसित लोगों की बात रखेंगे, गरीबों की बात रखेंगे, मोदी जी के तानाशाही पे बात रखेंगे, लेकिन मैं किस प्लेटफॉर्म पे बात रखता हूँ। यदि देश नीति मुझे क्लीन प्लेटफॉर्म लगा तो मेरी वजन होगा मेरे शब्दों में। यदि देश नीति के पास कल पाकिस्तान या चाइनीज से फंड आता है तो फिर मेरे मन में भले ही कुछ नहीं हो, लेकिन मैं ये प्लेटफॉर्म को यूज़ करने दे रहा हूँ अशोक वानखड़े को, तो ये गलती तो मेरी भी है। तो इसीलिए आपको बहुत कॉशियस होकर चलना पड़ता है। मुझे कई एनजीओज़ के तरफ से मैसेज आता है कि हमने एक सेमिनार रखा है, आप आ जाइए। मैं उस एनजीओ की डिटेल जब तक नहीं आता तब तक उस सेमिनार में भाषण देने नहीं जाता। वो कौन है, कहीं आपके नाम का मिसयूज तो नहीं कर रहे? क्या आपका एक नाम है, आप बोलते हो तो आपकी जो बोलने की लाइन है वो उनको सूट करती है, इसलिए तो नहीं बुला रहे हैं। तो कई बार हुआ, मैं छत्तीसगढ़ गया हूँ, पीटीआई एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के फंक्शन में कीनोट एड्रेस देने के लिए गया हूँ, और चीफ गेस्ट विशेष मतलब कीनोट एड्रेस मेरा था और मुख्य अतिथि बघेल साहब थे। मैंने उसी प्लेटफॉर्म पे पत्रकारिता को कैसा प्रताड़ित हो रहा है छत्तीसगढ़ में ये बात कही। मैंने उसी प्लेटफॉर्म पे कहा कि कैसे पत्रकार जेल में जाते हैं सरकार को सवाल पूछने के लिए, नक्सली कनेक्शन लगा के किसी के पॉकेट में ड्रग रख के आप अरेस्ट करते हो इनको। तब तो हमने सवाल पूछा। प्लेटफॉर्म पीटीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन का था, वो चीफ गेस्ट थे, लेकिन पूछना अपना कर्तव्य था, तो पूछना जरूरी है। तो इसीलिए मीडिया को जब फंडिंग लेना हो, आपको पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन मीडिया ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल चीज़ है। तो आप फंडिंग किससे लेते हैं इस पे। इसलिए न्यूज़ क्लिक के लिए मुझे रिजर्वेशन हो सकते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ उर्मिलेश जी की बात कर सकता हूँ, मैं अभिसार की बात कर सकता हूँ, मैं भाषा सिंह जो मैं जानता हूँ, मेरी पत्नी के साथ काम कर चुकी है ये, कम से कम इन 3 लोगों को जिनके मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ वो सपने में भी देश के खिलाफ जाने का सोच नहीं सकते। हाँ, उनसे गलती ज़रूर ये हो गई कि उन्होंने अपनी सेवाएं देने के पहले शायद थोड़ा चेक नहीं किया, लेकिन उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो अगर किसी ने फंडिंग ली है तो उस पर कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। नहीं, मैंने कहा इसीलिए मेरा आरोप यही है कि आपको जिसने फंडिंग ली उनको पूरा उठाइए, आप उनको पेनलाइज करिए, आप उनको जेल में रखिए, आप बाकायदा ट्रेल घोषित करिए, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने दी हुई खबर है। लेकिन मेरा सरकार को इसके साथ दूसरा सवाल है। जिस दुबे साहब ने ये सवाल उठाया न्यूयॉर्क टाइम्स का, जब पहली बार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा कि एक चाइनीज़ फंडिंग एक न्यूज़ क्लिक को कैसा हो रहा है, तो निशिकांत दुबे ने बहुत बड़ा सवाल उठाया पार्लियामेंट में, और सरकार ने दुबे जी का सवाल हाथों हाथ लेते हुए कार्रवाई की। उसी न्यूयॉर्क टाइम में जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट छपी, तब मोदी सरकार को क्यों सांप सूंघ जाता है। उस हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर फिर अडानी जी जेल में क्यों नहीं जाते, सवाल ये भी है। और शायद सवाल ये है जो मैं बार बार पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ही नहीं, अगर मीडिया को भी प्रेस की आज़ादी नहीं है, इस बात को तो हर कोई स्वीकार कर सकता है आज यहाँ पर बैठकर, लेकिन जब हिंदू
जैसे इतने बड़े अखबार में, दी टेलीग्राफ में और तमाम इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट में जब ये खबर छपती है कि चाइना जो है भारत की जमीन को कब्जा कर रहा है, तब जो है सरकार इस पर चाइनीज फंडिंग को तो रोकने की कोशिश करिए, करना भी चाहिए, लेकिन चाइना पर च नहीं उच्चारण सरकार मोदी जी कर पाते। सरकार चाइना के बारे में क्या बोलेगी? सरकार खुद फंसी है चाइना के केस में। यदि चाइना के साथ हमारे देश के किसी नेता के सबसे अच्छे संबंध है तो नरेंद्र मोदी जी है। वो मुख्यमंत्री काल में लगातार चाइना जाते थे, चाइना के नेताओं को झुला झुलाते थे साबरमती के किनारे। चाइना में फंसे 22 गुजराती स्मगलरों को मोदी जी छुड़वा के लाए अपने बलबूते पे, मुख्यमंत्री होते तब, बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के मदद से। सिर्फ लोकल एम्बेसडर ने मदद की थी, जो वर्तमान में हमारे विदेश मंत्री है। तो जब आप इतना कर सकते हैं तो फिर चाइना को आप जरा अपना यूज कर लीजिए ना साहब, कांटेक्ट। जब इतनी दोस्ती है आपकी तो राहुल गांधी सिर्फ चाइनीज एम्बेसी को मिलने जाता है तो गद्दार हो जाता है। आप चाइनीज को झुला झुलाते हो, मुख्यमंत्री काल में चक्कर काटते हो, यहां तक कि गुजरात में मैंडेरियन भाषा पढ़ाने की बात भी हो रही थी, फाइनल हो गया था, वो ऑर्डर्स निकले थे। क्या कहें? देश को समझ लेना चाहिए, चीन का सबसे अच्छा दोस्त इस देश में कौन? मोदी जी। चीन का कोई दोस्त हो नहीं सकता। चीन के लुभावने में, उस वादों से और बातों में जवाहरलाल नेहरू आ गए। जवाहरलाल नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई ये अनाउंस किया और इसी भाई ने पीठ में छुरा घोंपा। जवाहरलाल नेहरू इतने आहत हुए कि उसके बाद उनकी डेथ ही हो गई। जवाहरलाल नेहरू से कम देश ने सबक सीख लिया था कि चीन कभी भाई नहीं हो सकता। ऐसे में प्रधानमंत्री को वही गलती दोहराने की क्या जरूरत थी? उस समय चीन ने युद्ध करके भारत की भूमि हड़काई, इस बार भी युद्ध जैसी स्थिति बना के भारत की भूमि पे कब्जा कर लिया बिना युद्ध किए। तो अशोक वानखेड़े के मुताबिक हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, ईडी और सीबीआई, वो निष्पक्ष होकर तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह से सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, 2024 चुनाव में मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना होगा। यह मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाएगा। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी मैं बार बार आपसे अपील करती हूं कि आजाद मीडिया का भरपूर साथ दे। जहां सरकार हर एक बुलंद आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, कुचलने की कोशिश कर रही है, वहां देश नीति निष्पक्ष होकर अपना बात जो है आपके आगे रखता है और तमाम जनहित के मुद्दों से आपको रूबरू कराता है। तो इसलिए आप देश नीति का भरपूर साथ दें, देश नीति को सपोर्ट कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये एपिसोड आपको कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।